हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। इन दिस वीडियो वी विल डील 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डील दिस करंट अफेयर्स इन सेक्शन वाइज अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, एंड वी विल कंक्लूड आवर सेशंस विद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, सिर्फ इतने सेक्शंस नहीं है। सो फर्स्ट टिल एंड 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जो थोड़ा वन लाइनर टाइप का है उसको वन लाइनर के टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन द सेशन। सबसे पहला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट में, एंड अपॉइंटमेंट में सबसे पहला अपॉइंटमेंट है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? Lieutenant General Pushpender Singh. And who is the current Chief of Army Staff? General Upendra Dwivedi. Okay, तो हम लोग इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? अभी आने वाला है 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? सेवा परमो धर्मा। ओके, सेवा परमो धर्मा इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारा वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। संजय वत्स्यान हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अभी हम लोगों ने देखा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया था? पुष्पेंद्र सिंह को। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? संजय वत्स्यान को, ठीक है। नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। एंड हु इज द करेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटो क्या है नेवी का? शाम नो वरुणा। वरुणा इज गॉड फॉर ओशियन और सी। तो मोटो क्या है इंडियन नेवी का? शाम नो वरुणा, ठीक है। आईएनएस विक्रांत को आप लोग याद रखिएगा, जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और साथ में ही जो नेवी का इंसाइन जो पिछले साल चेंज हुआ था उसमें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का शील यूज किया गया है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस जामे में आई थिंक पूछा भी गया है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इज अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी कौन है हमारे? अजीत डोभाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। एंड डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया है? अनीस दयाल सिंह को। ये पोस्ट कब बना था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1988 में। ये जो है रिपोर्ट किसको डायरेक्टली पेश आउट करते हैं? डायरेक्टली किसको पेश करते हैं? डायरेक्टली किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स को। ओके, so who has been appointed as the deputy national security advisor? Anis Dayal Singh. Next important appointment, Rajiv Ranjan. Rajiv Ranjan has been appointed as the वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एनडीबी। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक बैंक है फॉर ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज क्या है भाई? ब्रिक्स कंट्रीज ऐसे नेशंस हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं या फिर डेवलप्ड हैं ऑलरेडी। कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं, जिसका एक प्रोमिनेंट इम्पैक्ट है इकोनॉमिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पे। ओके, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड पे। तो ये टर्म जो है ब्रिक, BRIC, 2001 में जिम ओनील करके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कोइन किया था, ठीक है। ब्रिक जो है 2006 में अपना एक समिट रखता है, कहाँ? रशिया में, येकतेरिनबर्ग में। ओके, सबसे पहला कहाँ हुआ है इसका समिट? येकतेरिनबर्ग में। इससे पहले अनऑफिशियल मीटिंग न्यूयॉर्क में हुआ था 2001 के करीब, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? रशिया, येकतेरिनबर्ग। अनदर इज 2010 में जो है एक न्यू मेंबर ऐड ऑन होता है, दैट इज साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक कंट्री के अंदर एक न्यू कंट्री का एडिशन होता है, साउथ अफ्रीका, दैट इज 2010 में। ओके, सो ये ब्रिक जो है अब ब्रिक्स बन जाता है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेटर ऑन 2014 में जो है एक समिट होता है ब्राजील में, ठीक है, फोर्टेलिजा में। तो वहाँ पे एक फोर्टेलिजा डिक्लेरेशन होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसी के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं राजीव रंजन एंड चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है। तो एनडीबी जो है बैंक है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेटर ऑन 2022-25 के बीच में बहुत सारे मेंबर्स ऐड हुए हैं, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ईरान भी ऐड हुआ है। तो करेंटली 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हम लोग देखते हैं,
मिथुन मानस हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई एक बॉडी है जो कि क्रिकेट्स को हैंडल करती है, इंडियन क्रिकेट टीम को हैंडल करता है। ठीक है, सो एक ये प्राइवेट एंटिटी है, नॉट अ गवर्नमेंटल एंटिटी, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप इससे। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मानस। पहले कौन थे? जय शाह थे, जो कि अभी करेंटली हेड कर रहे हैं आईसीसी को, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी हेड है, इंटरनेशनली क्रिकेट को गवर्न करती है। ओके, एंड बीसीसीआई किसको गवर्न करती है? डोमेस्टिक क्रिकेट्स को, जैसे कि विजय हजारी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब को जो है कौन गवर्न करता है? बीसीसीआई करता है। ठीक है, इसके रिलेटेड एक कमेटी है, लोधा कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बीसीसीआई, जो है बना था लोधा कमेटी 2015 के करीब। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे हम लोग चलते हैं। जस्टिस रंजना देसाई। जस्टिस रंजना देसाई जो है फर्स्ट वुमेन है जो कि सेंट्रल पे कमीशन को चेयर कर रही हैं। ओके, ये एक 8th सेंट्रल पे कमीशन अभी अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल पे कमीशन क्यों अपॉइंट किया जाता है? टू रिवाइज, टू सी कि एडिक्वेट स्टाइपेंड सैलरीज मिल रहा है या नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, सो ये सेंट्रल पे कमीशन बनता है, हर 10 साल पे बनना होता है। ठीक है, 7th सेंट्रल पे कमीशन के हेड कौन थे? A.K. माथुर थे। एंड 1947 में फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन बना था, उसके हेड कौन कर रहे थे? श्रीनिवास वृद्धाचार्य। ओके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई फर्स्ट वुमेन है जो कि इस चेयर को लीड कर रही हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में हम लोग चलते हैं। सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन थे? जगदीप धांकड़ थे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम लोग 5th ऑफ सितंबर को हम लोग इनके बर्थडे पे टीचर्स डे भी मनाते हैं। सो ये बहुत आसान हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सीपी राधाकृष्णन इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, व्हाट इज द सैलरी? 4 lakhs जैसे कि मिलता है। एंड मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का टेन्योर होता है। ये री इलेक्ट किए जा सकते हैं। री इलेक्ट एंड इलेक्ट कौन करता है? वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? बोथ हाउसेज ऑफ दी मेंबर्स, जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो मिलकर इलेक्ट करते हैं। अनदर इज, ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है आफ्टर द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे हम लोग चलते हैं। सुशीला कर्की। सुशीला कर्की हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ओके, ये जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन भी हैं। अभी जो है पिछले कुछ मंथ में वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको हम लोग जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्यों हुआ था? सोशल मीडिया बैन हुआ था, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक्स, ये सब सारी चीज़ जो है बैन हो गए थे क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस थे, जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज वहाँ पे आए थे, उसको जो है वो रेडी नहीं थे। वो कंपनीज जो थे, सोशल मीडिया कंपनीज, वो रेडी नहीं थे अडॉप्ट करने के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी था उन्हें आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। लेटर ऑन वो आते नहीं है और वो अब वो जो पॉलिसीज़ है उसको अडॉप्ट भी नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये बैन हो जाना चाहिए, तो बैन हो जाता है, सोशल मीडियाज़ वहाँ पे बैन हो जाते हैं। लेकिन एक और मेजर रीज़न था ये प्रोटेस्ट का, करप्शन बहुत ज़्यादा था। ऐसा भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न भी बोला गया कि करप्शन बहुत ज़्यादा था नेपाल में, इसके वजह से ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे? केपी शर्मा ओली। ठीक है, लेकिन वो जो है नेपाल छोड़ के जाते हैं ये प्रोटेस्ट के टाइम। एंड इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, उनके प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? सुशीला खरके। ओके, 2008 में जो है नेपाल एक मोनार्की से रिपब्लिक नेशन बना था एंड एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम को चलाता है। ओके, इसी के साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? वुमेन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन थी? विद्या देवी भंडारी। ओके, इसी के साथ हम लोग अपने इंडिया में भी देख लेते हैं फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थी जो कि वुमेन थी। फर्स्ट वुमेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सिंपली इंदिरा गांधी थी। एंड फर्स्ट वुमेन और फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? कौन थी? सॉरी, प्रतिभा पाटिल। एंड करेंटली जो द्रौपदी मुर्मू है वो सेकेंड फीमेल और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन बने हैं? सुशीला खरकी। एंड बाकी इंपॉर्टेंट आप जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में हम लोग चलते हैं। खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी जो है एक इजिप्शियन पर्सनल है, वो अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल, 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ठीक है ना। तो अभी 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को किसको अपॉइंट किया गया है? खालिद अल अनानी, एक इजिप्शियन पर्सनल है। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। 1946 में एक स्पेशलाइज एजेंसी बनता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। इसका मेजर रोल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल चीज़ को देखना होता है, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी यही देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बीच में यूनेस्को से निकल गया था, लेटर ऑन 2023 में फिर से ऐड हुआ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124(2), बट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस चीफ जस्टिस। ओके, प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? बी आर गवाई थे। बी आर गवाई जो है रिकमेंडेशन दिए होंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पीएमओ के थ्रू प्रेसिडेंट को जानता है। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 124(2) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। 124(1) के अंदर ये है, आर्टिकल 124(1) के अंदर देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये रिकमेंडेशन किस बेसिस पे जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके रिकमेंड करते हैं तो किसी बेसिस पे, तो कोई तो रूल होता होगा। हाँ, रूल है ये कि मोस्ट सीनियर पर्सनल जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं जजेस में, उनको अपॉइंट किया जाता है। एंड सीनियोरिटी डिसाइड होता है टर्म्स एंड सर्विसेज के द्वारा। ओके, तो टर्म एंड सर्विसेज के द्वारा जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको रिकमेंड किया जाता है बाय दी प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 124(2). ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यतो धर्मस्तु जया। ओके, यतो धर्मस्तु जया इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड पहले कौन थे? बी आर गवाई थे। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एच जे कानिया थे, एच जे कानिया, सॉरी। एंड टर्म क्या है? टर्म तो कोई फिक्स नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म कोई भी फिक्स नहीं है, बट देर इज अ एज लिमिट, ठीक है ना। एज लिमिट क्या है? 65 ईयर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। एंड मिनिमम कोई एज है क्या? मिनिमम एज लिमिट है क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 65 है। ओके, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट ये होना चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव बीन अ जज इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, मतलब 5 सालों तक वो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या फिर और अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 सालों तक हाई कोर्ट में एक एडवोकेट होना चाहिए। या फिर अगर ये भी नहीं है तो ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, and he must be or he must be a high court advocate for at least 10 years, or he must be a distinguished jurist in the opinion of the president. Okay, who is the current chief justice of India? Justice Surya Kant, and 53rd chief justice of India. Who is the first chief justice of India? H.J. Kania was the first chief justice of India. Who is the previous chief justice of India? Justice B.R. Gawai. Who is what is the Supreme Court's motto? Yato Dharmastato Jaya. And under which article President appoints Chief Justice of India? Under Article 124(2). And who recommend the Chief Justice of India? Previous Chief Justice of India under the um, रूल क्या है? सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, सीनियोरिटी बेस्ड ऑन दी सर्विसेज। ओके, टर्म कोई फिक्स नहीं है, 65 ईयर मैक्सिमम है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा ये है मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। अभी सेकेंड ऑफ जनवरी को जो है ओथ लिया है उन्होंने, जोहान ममदानी। जोहान ममदानी बिकम्स द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, मुस्लिम न्यूयॉर्क ऑफ मुस्लिम फर्स्ट मेयर मुस्लिम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क कौन है? जोहरान ममदानी। एंड इसी के साथ फर्स्ट साउथ एशियन मेयर ऑफ न्यूयॉर्क भी जोहरान ममदानी ही है, ठीक है। फर्स्ट साउथ एशियन मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज जोहरान ममदानी। फर्स्ट मुस्लिम भी न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी ही है। एंड यंगेस्ट मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क इन दिस सेंचुरी कौन है? जोहरान ममदानी ही है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है जोहरान ममदानी के रिलेटेड। साउथ एशिया के सबसे पहले इंसान जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं
वो में जोहरान ममदानी है। फर्स्ट मुस्लिम जोहरान ममदानी। फर्स्ट यंगेस्ट न्यूयॉर्क mayor in this century of the New York is जोहरान ममदानी। ओके, अनदर इज जोहरान ममदानी के फादर जो है एक बहुत बढ़िया राइटर हैं, एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, मोहम्मद ममदानी। एंड जो उनकी मदर है मीरा नायर, वो एक इंडियन फिल्म मेकर हैं। ओके, इसी के साथ ये न्यूयॉर्क के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूयॉर्क जो है फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएस था 1985 से लेके 1790 सॉरी 1785 से लेके 1790 तक। अभी पाँच साल तक जो है न्यूयॉर्क जो है कैपिटल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अभी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी? कमेंट डाउन कीजिए। ओके, ये एक युगांडियन बॉन्ड है। तो जोहरान ममदानी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं एंड फर्स्ट साउथ एशियन है, फर्स्ट मुस्लिम है एंड यंगेस्ट मेयर है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है संजय गर्ग। संजय गर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल फॉर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए हैं? संजय गर्ग। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेट करता है कि कंज्यूमर गुड्स का स्टैंडर्ड क्या होगा। लाइक आईएसआई मार्क यू मस्ट हैव सीन इन दी प्रोडक्ट्स, तो वो कौन डालता है? बीएसआई डालता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो बीआईएस सॉरी। बीआईएस जो है फॉर्म हुआ था कब? 1987 में हुआ था एंड उसका पहला नाम क्या था? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज आईएसआई, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑन 2016 में एक एक्ट पास होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, और इसको रिनेम करके बीआईएस कर दिया जाता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, हॉलमार्क देखा होगा गोल्ड पे, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है एंड आईएसआई मार्क्स जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे देखते हैं वो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किया है? संजय गर्ग। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम लोग चलते हैं। Vivek Chaturvedi. Vivek Chaturvedi has been appointed as the chairman for the Central Board of Indirect Taxes and Customs. Okay, Central Board of Indirect Taxes and Customs का काम क्या होता है? वो गवर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली नहीं लेता है बट इनडायरेक्टली लेता है कंपनीज के थ्रू। अगर किसी प्रोडक्ट को हम लोग लेते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है, जैसे कि 2017 के बाद से जो है हमारे पे जीएसटी लगता है, तो कंज्यूमर पे जीएसटी लगता है जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स हम लोग लेते हैं, तो वो कंपनीज लेटर ऑन गवर्नमेंट को पे करती हैं। लेकिन उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्सेस कंपनीज पे करते हैं, जैसे कि हम लोग इनकम टैक्सेस गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग कभी गवर्नमेंट को किसी गुड्स को खरीदने को लेके तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं ना, कंपनीज को पे करते हैं, कंपनीज उसको डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो इस चीज को इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्टिकुलरली अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एंड इसका रीनेमिंग होता है 2018 में। पहले इसका नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेस एंड कस्टम्स नाम था। ओके, सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, इसी के साथ ये एपेक्स बॉडी है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, एंड जीएसटी वगैरह मैंने बता दिया, सारी चीज मैंने बता दिया। तो हु इज द डायरेक्टर और हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? विवेक चतुर्वेदी इज अ chairman of the Central Board of Indirect Taxes. Okay, next appointment, Ramakrishna Chandar. Ramakrishna Chandar has been appointed as the managing director for LIC, that is लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन होता है 1956 में बाय कमर्श और बाय नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन नेशनलाइजेशन बहुत सारे कंपनीज का उस समय हो रहा था 1956 के अराउंड। तो 245 अराउंड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर एक एंटिटी बनाया जाता है, एक पब्लिक एंटिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग बनाया जाता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? मुंबई में है। एंड इसमें सबसे ज्यादा स्टेक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एंड उस स्टेक को कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर ये इंश्योरेंस का रिलेटेड है तो इसको IRDAI भी रेगुलेट करता है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट LIC, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है जानना। LIC जो है इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है।
ठीक है। सो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? रामाकृष्णन चंदर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ओके ठीक है, दीज आर दी अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ पढ़ने लगा तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो यू विल गेट अ पीडीएफ ऑन आवर टेलीग्राम, और इफ यू विल नॉट गेट, आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, हम लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डायरेक्टली टैग कर देंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कुछ और हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है अदर देन जो मैंने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज में हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है 79th इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन द अगस्त 15। ओके, अगस्त 15 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इन ईयर 1947 ऑन 15th ऑफ अगस्त वी गॉट इंडिपेंडेंट, हम लोग आजाद होते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आफ्टर 200 years। ओके, 200 years के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। एंड उस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के ड्रीम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था, दैट इज थ्रस्ट विथ डेस्टिनी। थ्रस्ट विथ डेस्टिनी, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जोहरान ममदानी जब उन्होंने इलेक्शन जीता था न्यूयॉर्क मेयर का, उन्होंने भी इस थ्रस्ट ऑफ डेस्टिनी की स्पीच को जो है दोहराया था। इसी के साथ 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए थे, एंड उसका थीम क्या है? नया भारत है। इस बार का नया भारत थीम था, एंड इस बार का विजन क्या था हम लोग का? विकसित भारत भाई 2047। एंड इकोनॉमिकल गोल क्या था हमारा? $10 ट्रिलियन। ओके, ये इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो है रेड फोर्ट पे जाते हैं एंड अनफ्लावर करते हैं फ्लैग को एवरी ईयर ऑन द 15th of August। ओके, ऑन द रेड फोर्ट। ओके, रेड फोर्ट इज ऑल्सो अ हेरिटेज साइट, जबकि यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2007 में जो है एक इसको हेरिटेज साइट घोषित करता है 2007 में रेड फोर्ट को। एंड रेड फोर्ट को किसने बनवाया होता है? शाहजहां, एम्पेयर ऑफ मुगल एम्पेयर। ओके, इस बार का फोकस क्या रहा हमारा? सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भर एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस बार का थीम क्या था 79 इंडिपेंडेंस डे का? नया भारत। एंड व्हाट वाज द विजन? व्हाट इज द विजन? विकसित भारत भाई 2047। एंड व्हाट्स आवर इकोनॉमिक गोल? $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमें। एंड कहाँ होता है? रेड फोर्ट पे होता है। किसने बनवाया था रेड फोर्ट को? शाहजहां ने बनवाया था। एंड 2007 में यूनेस्को ने रेड फोर्ट को एक हेरिटेज साइट माना था। इस बार का फोकस क्या था हमारा? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करना है हमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि अगस्त 15 1947 को हमारे जो फर्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक speech दिया था, that is straight with destiny। okay, that is important। let's move to the another important national news, that is Sigandur Bridge। Sigandur Bridge becomes the India's second longest cable bridge। okay, it's in कर्नाटका स्टेट। ठीक है ना, कर्नाटका स्टेट में है, ऑन द बैक वाटर ऑफ द सरस्वती रिवर के बैक वाटर पे है, एंड इट्स सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज। अरे ओके, व्हाट्स द टोटल लेंथ ऑफ दैट ब्रिज? इज 2.44 किलोमीटर, अराउंड 2.5 किलोमीटर यू कैन से। एंड अगर हम लोग देखें कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज कौन सा है, वो है सुदर्शन सेतु। एंड इफ यू विल सी, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज अटल सेतु। ओके ठीक है ना, पिछले ईयर ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। सो अभी सिगांदूर ब्रिज बिकम्स द सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? सुदर्शन सेतु। ओके, इसी के साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज ये है हमारे साथ कि सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया भाई? डीटीसी ने, दैट इज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ओके, इसमें क्या है? पिंक टिकट जो पहले मिलता था, इसको मिलता था फीमेल, वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर्स को फ्री ट्रैवल करने का राइट, वो जो है बेनिफिट इस थ्रू मिलेगा। मतलब पिंक टिकट को बेसिकली रिप्लेस करके सहेली स्मार्ट कार्ड लेके लॉन्च कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज इज रुद्रास फ्रेट ट्रेन। रुद्रास फ्रेट ट्रेन क्या है? कार्गो ट्रेन है, एंड ये जो है इंडिया ने एशियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन ट्रायल किया है। टोटल ओवरऑल लेंथ कितना था इस फ्रेट ट्रेन और कार्गो ट्रेन का? कितना था? 4.5 किलोमीटर, लगभग 4.5 किलोमीटर। ओके ओके, अगर हम लोग देखें लोग कि लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क ओवरऑल इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कितना है,
तो अगर हम लोग रैंकिंग वाइज देखें लोग, तो फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे कौन है, चाइना है, थर्ड पे रशिया है एंड फोर्थ पे इंडिया है। मतलब नेटवर्क कितना बड़ा है इस बेसिस पे देखा जाए तो। एंड इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम ट्रेन कब चला था, 1853 में, फ्रॉम मुंबई टू थाने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नमो भारत आरआरटीएस, दैट इज रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम। कहाँ से कहाँ चल रहा है भाई, दिल्ली टू मेरठ। ओके, इट इज अ कम्यूटर रेलवे। ओके, कम्यूटर रेलवे क्या होता है, आसपास के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास के इलाके को जोड़ने वाले जो रेलवेज होते हैं उसको कम्यूटर रेलवेज बोलते हैं। जैसे कि आसपास के इलाके क्या है, मेरठ है हमारे दिल्ली के पास, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये नमो भारत आरआरटीएस दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बना है। ओके, ये टॉप स्पीड किसका है, इसका कितना है, 160 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट्स बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट कम्यूटर रेल, नमो भारत आरआरटीएस, दैट इज रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज इज मिसेज यूनिवर्स 2025। मिसेज यूनिवर्स 2025 किसने जीता है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि किसी इंडियन ने मिसेज यूनिवर्स जीता है, दैट इज श्रेया सिंह। श्रेया सिंह बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जो कि इंडिया के लिए मिसेज यूनिवर्स जीती हैं। ओके, मिस वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए किसने जीता था, रीता फारिया ने। कब जीता था, 1966 में। एंड फर्स्ट वुमेन जो कि मिस यूनिवर्स जीती थी इंडिया के लिए कौन थी, सुष्मिता सेन, 1996 में। एंड लेटर ऑन 2000 में लारा दत्ता। ठीक है, एंड थर्ड भी पर्सन है, कौन थे आप कमेंट डाउन कीजिए। मिस वर्ल्ड फर्स्ट टाइम कौन जीता था, अदिति गोयत्रिका ने। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर नेशनल न्यूज, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। नागालैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, इस बार का पार्टनर कंट्री कौन था हॉर्नबिल फेस्टिवल का, स्विट्जरलैंड है हमारा, आयरलैंड है, यूके है, ऑस्ट्रिया है, माल्टा है। ओके, ये कौन मनाता है, नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब्स बनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ओके, ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नागालैंड बिकम्स अ स्टेट ऑफ द इंडिया इन 1963 एंड इट्स 16th स्टेट जो कि इंडिया का था। ओके, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, एंड इट्स कौन मनाता है, नागा ट्राइब्स। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस आएगा आपको। नागालैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर एक अच्छा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑप्शन में रहेगा, या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो नागालैंड ऑप्शन में रहेगा, आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बहुत ही न्यूज में रह रहे हैं बिकॉज इट्स अ पर्सनल जो कि गगनयान मिशन के पार्ट हैं, एंड इट्स बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि आईएसएस पे गए हैं। व्हाट इज आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्टेशन है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रहता है 400 किलोमीटर अराउंड। ओके, 400 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ओके, अनदर थिंग, ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च हुआ था, 1998 में, 20th of November 1998। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एक्यूरेट डेट, जस्ट 1998 इज इंपॉर्टेंट। एंड ये किसने मिलकर बनाया था आईएसएस को, बहुत सारे स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया था, जैसे कि यूएस के नासा ने, एंड रशिया के रॉसकोस्मोस ने, एंड आपको यूरोप के यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, जापान के जाक्सा, एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की। ओके, ये सब सभी कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज ने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था जो कि 1998 में लॉन्च हुआ। ओके, ये जो है शुभांशु शुक्ला अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे फॉर द मिशन एक्सियम 4। ओके, एक्सियम जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, एंड उसी के थ्रू जो है इसरो ने शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के विजिट पे डाला था। देन आफ्टर इंडिया ने आर्थिमिस अकॉर्ड को साइन किया था 2023 का। आर्थिमिस अकॉर्ड एक यूनाइटेड स्टेट का एक एग्रीमेंट है विद अनदर पार्टीज, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में एग्रीमेंट है। ओके, पिछले एंड प्रीवियस इंडियन जो कि स्पेस में गए थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे इन 1984, एक रशियन मिशन था उसके थ्रू गए थे। एंड हम लोगों ने ये देख लिया आईएसएस कब लॉन्च हुआ था, आईएसएस क्या होता है, आईएसएस किसने किसने मिलकर बनाया था, अलग अलग कंट्रीज, रॉसकोस्मोस, नासा, ईएसए एंड जाक्सा वगैरह सब मिलकर बनाए थे। एंड एक्सियम 4 मिशन से गए थे। एक्सियम एक प्राइवेट एंटिटी है। आर्थिमिस अकॉर्ड हम लोगों ने देख लिया, राकेश शर्मा इससे पहले जो थे इंडियन वो गए थे। एंड इसके साथ ही हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिया का एक मैन मिशन है गगनयान। गगनयान 2026 एंड 2027 में जाने वाला है।
एंड इसमें जो है HLVM-3 का यूज़ होने वाला है, जो कि लॉन्च व्हीकल होता है हमारा HLVM-3। ओके, इसके साथ ही गगनयान में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं हम लोग। व्यम मित्रा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इसरो यूज़ करने वाला है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ गगनयान मिशन, जिसमें ह्यूमंस को ना भेज के ह्यूमनॉइड रोबोट व्यम मित्रा को यूज़ करेगा। एंड व्यम नोट्स विल बी दोज पर्सनल जो कि इस गगनयान मिशन में जाएंगे। ओके, so this is all important about Shubhanshu Shukla or the Gaganyaan mission and ISS. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रीनेम करके क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ। ओके, लेट्स डीप डाइव इनटू इट। there is a central secretariat area and central secretariat or central vista area। central vista में कौन कौन से एरिया आते हैं, पार्लियामेंट्री हाउस, राष्ट्रपति भवन, सेक्रेटरिएट हाउस, इंडिया गेट, कर्तव्य पाथ, ये सब इलाके जो है सेंट्रल विस्टा इलाके बोलते हैं। एंड सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट कौन किया था, सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर्स। जब कलकत्ता से इन द ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही कलकत्ता से जब इंडिया शिफ्ट, कलकत्ता से जब दिल्ली शिफ्ट हो रहा था कैपिटल, तो उस टाइम जो दो आर्किटेक्ट को बुलाकर इस एरिया को डेवलप कराया गया था वो यही हैं, दैट इज सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर्स। इसीलिए उस इलाके को हम लोग लुटियंस दिल्ली भी कभी कभी बोलते हैं। ओके, सो सेंट्रल विस्टा तो उस समय डेवलप हो गया था। लेटर ऑन 2019 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, होम एंड हाउसिंग अफेयर्स, ठीक है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या था, पार्लियामेंट हाउस नया बना है जो कि अभी ट्रायंगल फॉर्म में है हमारा, उसका रीडेवलपमेंट करना है। अनदर एग्जीक्यूटिव इनक्लेव, राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पाथ, अभी ये सब चीज को रीडेवलप करना था। सो एक एग्जीक्यूटिव इनक्लेव था इसके अंदर, ठीक है ना, एक नया बिल्डिंग था एग्जीक्यूटिव इनक्लेव करके, जिसमें एक पीएमओ था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नया वाले में। सो इसी पीएमओ का नाम क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा पीएमओ हैव बीन रीनेम्ड एज, तो आपको ऑप्शन में रहेगा सेवा तीर्थ, यू हैव टू क्लिक इट आउट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मगनरेगा, दैट इज MG नरेगा को रीनेम करके क्या कर दिया गया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, ये जो है बाय 2005 के एक्ट पे, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 आया था, जिसके अंदर MG नरेगा था। इसके अंदर क्या था, 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट देने का बात हो रहा था। लेकिन अभी जो नया बिल आया है टू रिप्लेस नरेगा एक्ट, इस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, दैट इज VP जी रामजी बिल 2025। ये अब बिल नहीं रहा, ये जो है दोनों पार्लियामेंट्री हाउस से जो है पास हो चुका है ऑलरेडी, एक ही दिन में पास हो गया था। इसके अंदर क्या है, MG नरेगा को MG नरेगा को रिप्लेस कर दिया जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना से, और 100 डेज के जगह पर जो है 100 to 125 डेज का गारंटीड स्कीम दिया जाएगा। पहले जो है इसके अंदर किसी भी एक पार्टिकुलर प्रायोरिटीज सेक्टर्स डिसाइड नहीं किए गए थे कि किस चीज़ पे प्रायोरिटीज दिया जाएगा, बट इस VV राम जी बिल के अंदर और जी एक्ट के अंदर अब जो है 4 प्रायोरिटी एरिया सेट कर दिया गया है, ठीक है ना, लाइक वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, क्लाइमेट रेजिलियंस वगैरह चूज कर दिया है। सो जस्ट रिमेंबर MG नरेगा, दैट इज MG नरेगा को अब रिप्लेस करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। ओके, let's move to the another important national news। okay, these are another important national news that you should read। मैं साइड ऑन हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको PDF इसका मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे 56th IFFI, डेट इज इंटरनेशनल फिल्म फेयर इंडिया, जो है कहाँ हुआ है, अभी गोवा में पनाजी में हुआ है। गोल्डन पीकॉक किसको मिला है, स्किन ऑफ द यूथ, एक फिलिपिनियन ये था, फिल्म था। ओके, 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है, पंचकुले हरियाणा में हुआ है। वैसे ही लखनऊ को जो है यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी सिटी अवार्ड किया। मैत्री 2 हमारा जो है एक नया रिसर्च स्टेशन बनने वाला है अंटार्कटिका में, सो ऑन। सो आप एक बार इसको सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट लेस इम्पोर्टेंट देन वट एवर आई हैव लाइक टॉट इन प्रीवियसली। दीज आर
मेजर फर्स्ट इन इंडिया, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिजिटलाइज द 100% ऑफ इस इलेक्टोरल रोल। तो अभी जो है इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सारी ये स्टेट में अपने, ठीक है। तो इसमें जो है राजस्थान ने अपना बहुत सही काम किया कि अपने जितने भी वोटर्स रोल्स हैं, जिसमें वोटर्स लिस्ट को बोलते हैं, जिसमें सारे वोटर्स का नाम होता है, वोटर रोल्स उसको बोलते हैं, उसको जो है डिजिटलाइज कर लिया 100%, सारे ही डाटा को डिजिटलाइज कर लिया। ओके, असम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल। सिर्फ और सिर्फ ये जो है लॉ पास नहीं किया, इस लॉ में जो है पनिशमेंट भी डिसाइड कर दिया है। ओके, another thing, nephritomycin mcnaf is India's first indigenously discovered antibiotic, वैलिडेट भी कर दिया गया है, एंड इट्स मिकनाफ और एनिथ्रोमाइसिन इंडियाज फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, बजरंग सेतु इज इंडियाज फर्स्ट केबल ग्लास, ऋषिकेश में है ये, ठीक है ना। एंड छत्तीसगढ़ का बलोद डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है, बलोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट ऑफ मेजर फर्स्ट इन इंडिया न्यूज। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में हमारा सबसे पहले है यूएस इंडिया ट्रेड क्राइसिस। यूएस इंडिया ट्रेड क्राइसिस, ओके, लेट्स सी यूएस इंडिया ट्रेड क्राइसिस क्यों होगा। यूएस ने जो है टैरिफ लगाया इंडिया पे, जो हम लोग, आप एक बार न्यूज़ सुने होंगे कि टेस्ला ने जब कार लॉन्च किया है, तो वो इंडिया में जो है अप्रॉक्स 2 गुना हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? बिकॉज़ इंडिया जो है उस पे टैक्स लगाता है। किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग अगर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको, तो उस पे 100% टैक्स लगता है, जैसे कार्स वगैरह पे, लग्ज़री गुड्स पे। तो दैट्स व्हाई इसी तरह जो है यूएस भी जो है, अगर कोई पर्सन जो है यूएस में रह रहा है और वो इंडियन प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहा है अपने कंट्री में, मतलब यूएस में, और इंडिया से एक अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होके यूएस में जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे जो है टैरिफ लगेगा, उस पे जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। तो पहले जो है इंडिया 25% लगाया अगस्त 1 2025 को, बट लेटर ऑन जो है अगस्त 27 को ही उस 25% को 50% कर दिया। क्यों है आखिर ये? इंडिया जो है हमेशा से ही थोड़ा सा नज़र में रहा है यूएस के, बिकॉज ऑफ इंडिया जो है हमेशा रशियन ऑयल इंपोर्ट करते रहा है क्रूड ऑयल के फॉर्म में। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है और रशिया के क्रूड ऑयल से इंडियन टैरिफ को बढ़ाने का क्या रोल है? यूक्रेन वार 2014 से ही चल रहा है, बट 2022 से एग्रेसिवली चल रहा है। उसमें जो है नाटो कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज जो है बहुत ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन रशिया पे जो है सैंक्शन लगता है। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन जो है किसी भी कंट्रीज को जो है ट्रेड करने से रोकना। कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे से अगर ट्रेड करता है, तो वो यूएस डॉलर में ही ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज करते हैं। और अगर यूएस डॉलर किसका है? यूएस डॉलर ऑफ कोर्स अमेरिका का है। अगर अमेरिका अलाउ ही नहीं करेगा यूएस डॉलर में एक्सचेंज करना, अगर वो करेंसी देगा ही नहीं, फॉरेक्स एक्सचेंज देगा ही नहीं, उसको एक्सचेंज ही नहीं करेगा, तो वो ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएगा। मतलब वो ओवरऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाएगी, तो वो वार नहीं ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएगा। तो दिस वर ऑल प्लान ऑफ द यूरोप एंड यूएस की रशिया को जो है इस वार में पीछे ढकेलना है। लेकिन रशिया ने अपना जो है अदर प्लान भी बनाया, जैसे इंडिया से इंपोर्ट किया, इंडिया को एक्सपोर्ट किया अपना क्रूड ऑयल, और इंडिया से अनदर फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे कि इंडिया जो है शिप्स बनाकर देता था, जैसे कि इंडिया जो है चाइना के मनी येन के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन्स करने लगे हैं रशिया। तो दीज आर ऑल जियोपॉलिटिक्स, एंड इसी बेसिस पे अगर बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके यूएस जो है, जब इंडिया जो है अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रेन नहीं कर रहा था, वो रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा था, इवन दो यूएस बार बार बोल रहा था और सैंक्शंस लगा रहे थे, फिर भी इंडिया जो है इंडिया बोल रहा था कि हम अपने राइट्स और हम अपने जो प्रायोरिटीज़ को देखेंगे, अपने प्रायोरिटीज़ को देखेंगे कि हमें जो है ऑयल और क्रूड ऑयल जो है वहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो बिकॉज़ हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो वहाँ से जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, एंड एट द एंड ऑफ द डे रशिया पे अगर सैंक्शन लग भी रहा था, तो उतने अच्छे से सैंक्शन लग नहीं रहा था, और यूक्रेन एंड रशिया वार कंटिन्यू हो रहा था। तो यूएस ने इंडिया पे इसी बेसिस पे टैरिफ लगा दिया कि इंडिया पे भी, इंडियन गुड्स पे भी टैरिफ लगाया फ्रस्ट्रेट करके। एंड ये जो है थ्रेटन भी किया यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कि इसमें और भी इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना पे और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट है टैरिफ्स में। क्यों? क्योंकि एक तो इससे बौखलाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट कि रशिया से इंपोर्ट किया जा रहा है क्रूड ऑयल,
और इवन दो कि सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट लगा रखा है, फिर भी एक तो वो है, एंड एक अनदर थिंग है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक बहुत सरदर्द है यूनाइटेड स्टेट का, क्योंकि डॉलर जो है ना, डॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएस के लिए, एंड डॉलर ही नहीं रहेगा तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। तो ब्रिक्स कंट्रीज क्या कर रहे थे कि अपना ब्रिक्स कोइन बना रहा था, ठीक है ना। तो ब्रिक्स मनी से एक्सचेंज कर रहे थे वो लोग, कि चाहते थे कि ब्रिक्स मनी को इस्तेमाल करेंगे और उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, और उसी को एक्सचेंज करके हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल इसमें ये करना चाहते थे ब्रिक्स कंट्री कि डॉलर को ही निग्लेक्ट कर रहे थे, डॉलर को यूज ही नहीं करना चाहते थे। तो इसमें अगर डॉलर को यूज नहीं करेंगे तो ओवरऑल पावर जो है यूएस का वो कम हो जाएगा। तो इससे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है यूएस। तो इससे थ्रेटन कर रहा है इंडिया को कि अगर ब्रिक्स पार्टिसिपेशन में ज्यादा रोल रहा है इंडिया का, तो टैरिफ और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो दो मेजर रीजन था यूएस टैरिफ का। फर्स्ट, रशियन क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ब्रिक्स में जो है पार्टिसिपेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा डी डॉलराइजेशन होते जा रहा है, डॉलर का रोल कम करने में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि यूएस इसी वजह से अदर कंट्रीज पे भी जो है टैरिफ्स लगाया, एंड इंडिया पे भी मेजर रोल यही था। इसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर बना है। कौन बना है? मालदोवा। मालदोवा बिकम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्म हुआ था 2015 में एट द बैकस्टेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट होता है उसी टाइम पे जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रांस के जो उस समय हेड थे वो मिलके आते हैं गुरुग्राम में, जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो है फर्स्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के जो कंट्रीज होते थे उन्हीं के वो मेंबर बनाया जा सकता था, मतलब वही एलिजिबल थे कि इनका पार्ट बन सकते थे। बट लेटर ऑन अभी जो है 2023-24 के अंदर जो है अभी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो सारी ही एलिजिबल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बनने का। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि एक लौता ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, दैट इज इन गुरुग्राम। ओके, इसका एम क्या है कि $1 ट्रिलियन को मोबिलाइज करना है इन दिस सोलर एनर्जी सेक्टर। $1 ट्रिलियन को इन्वेस्ट करना है इन सोलर एनर्जी सेक्टर, क्योंकि सोलर एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इज एशियान का एक्सपेंशन हुआ है। ओके, एशियान का एक्सपेंशन हुआ है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एशियान जो है एक्सपेंशन हुआ है, इसमें जो है तैमूर लिस्ते को जो है ऐड ऑन कर लिया गया है। पहले जो है 10 नेशंस हुआ करते थे, अब जो है टोटल 11 कंट्रीज जो है मिलकर जो है एशियान का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एशियान जो है क्यों बना था? एशियान जो है 1967 के अराउंड ही बना था, व्हेन कंट्रीज लाइक बहुत सारे कंट्रीज जो है पोलराइज हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ, जो कि बाद में डिसेंट्रलाइज होकर रशिया बना, अदर कंट्रीज बने, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान बना। तो उस समय पोलराइजेशन हो रहा था। तो एक तो नॉन अलाइन मूवमेंट बना, एनएम, ठीक है ना। उसी के साथ जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे वो भी नहीं चाहते थे कि पोलराइज हो किसी कंट्री के बीच, क्योंकि वियतनाम वार उसी समय हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था उससे। तो वो नहीं चाहते थे कि पोलराइज हो, कि अगर पोलराइज हुआ जा रहा है, किसी एक कंट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, एक तरफ हुआ जा रहा है, तो एक कंट्री के खिलाफ होना होता है। तो वो चाहते थे कि वो किसी से बाइंडिंग नहीं रहना चाहते हैं, वो पोलराइज होना ही नहीं चाहते हैं। तो वो लोग एक फॉर्मेशन करते हैं एशियान ऑर्गेनाइजेशन का, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वे कहते हैं कि हम अपना मैटर जो है साउथ ईस्ट एशिया का, वो हम लोग अपना देख लेंगे। इसका फॉर्मेशन करते हैं एशियान का, 1967 में फॉर्म होता है। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ओके, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, एंड हेडक्वार्टर रहता है इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, इसी में एशियान का फॉर्मेशन होता है। एंड अभी 47th समिट हुआ है कहाँ? कोलालमपुर, ठीक है ना, मलेशिया। 47th एशियन समिट हुआ है कहाँ? कोलालमपुर, मलेशिया। ओके, टोटल जो है एशियन का मेंबर 11 है, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल नॉमिक्स है। आप लोग इससे जो है सारे मेंबर एशियन को याद कर सकते हैं। डेट इज एम से मलेशिया, ठीक है, बी से ब्रूनी, बी से पहले जो है बर्मा बोलते थे किसको? म्यांमार को। ठीक है, बी से म्यांमार, एस से सिंगापुर, पी से फिलीपींस,
वी से वियतनाम, टी से थाईलैंड, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया एंड सी से क्या बचा आपका? कंबोडिया। ओके, so these are the all important like countries, all important क्या, these are the members of the ASEAN जो कि previously हुआ करते थे 10 members: म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। एंड 11th नेशन कौन बना है? तैमूर लिस्टे। तैमूर लिस्टे जो है पहले जो है अप्लाई किया हुआ था ऑलरेडी नेशन उसमें मेंबर बनने का 2011 से ही, एंड एक अनऑफिशियल मेंबर भी था, लेकिन अभी 47th एशियन समिट में जो है एक ऑफिशियल मेंबर बन गया है। तैमूर लेस्टे का कैपिटल कहाँ है भाई? दिल्ली में है। एंड एक इंडिपेंडेंट नेशन बना कहाँ से टूट के? इंडोनेशिया से 2002 में। ओके, बहुत ही लाइक करंट कंट्री बना हुआ है, अभी इंडिपेंडेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज यूएन वाटर कन्वेंशन। यूएन वाटर कन्वेंशन में ये इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन जो कि यूएन वाटर कन्वेंशन में गया है, यूएन वाटर कन्वेंशन को माना है और उसमें सिग्नेटरी बना है। क्यों बना है भाई यूएन वाटर कन्वेंशन? क्यों जरूरत था बांग्लादेश को? बांग्लादेश का जो फ्रेश वाटर बॉडीज जो हैं वो मोस्टली जो है अदर कंट्रीज से आते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा को देखिए उधर से आ रहा है चाइना की तरफ से, गंगा की तरफ से ये जो है जो जा रहा है बांग्लादेश में वो इंडिया की तरफ से जा रहा है। सो यूएन वाटर कन्वेंशन का काम क्या होता है? वो जो इनलैंड वाटर्स हैं उसको जो है इक्विटेबल शेयर करता है। तो ये कन्वेंशन इसको बाइंड करता है कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए इनलैंड वाटर्स का। इसीलिए जो है बांग्लादेश जो है अपने सिक्योरिटी पर्पस के उसने यूएन वाटर कन्वेंशन पे सिग्नेटरी बना है कि अपना प्रॉपर जितना उसका हक है इनलैंड वाटर पे, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड अदर इंपॉर्टेंट जो उसके सिग्नेटरीज हैं उसको रिक्विट मिलना चाहिए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इज वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज का कौन सा है? पारासोशल। जस्ट रिमेंबर पारासोशल इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द कैम्ब्रिज। ओके, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ऑक्सफोर्ड एंड व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर dictionary.com? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, दैट इज ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु अभी कहाँ हुआ है भाई? श्रीलंका में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे आया है साइक्लोन। कौन सा? साइक्लोन दित्वा। ठीक है ना, साइक्लोन दित्वा आया है, एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट वहां पे कॉज किया है। एंड इसके वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन किसने लॉन्च किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। और उस मिशन और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जो साइक्लोन होता है उस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है? लाइक यहाँ पे साइक्लोन दित्वा है, साइक्लोन दित्वा का नाम किसने रखा था? एमएन ने रखा था। ठीक है ना, वेमन। उसी के साथ ड्राइवरलेस रेल। ओके, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ ड्राइवरलेस, ठीक है ना, ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेशन लॉन्गेस्ट रेलवे मेट्रो नेटवर्क किसका पास है भाई? सऊदी अरेबिया, रियाद मेट्रो। ओके, रियाद मेट्रो इज द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट इज फर्स्ट अब्राहम अकॉर्ड। ओके, अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड जो है 2020 में डील आउट हुआ था। कौन किया था भाई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डील किया था किसके किसके बीच में? यूएई, बहरैन, मोरक्को। ये जो है अरब नेशन एंड इसराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं उसको कम करने के लिए, उनके जो रिलेशनशिप्स है उसको अच्छा बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है रोल प्ले किया था। अब्राहम अकॉर्ड्स साइन ऑन कराया था अरब नेशंस एंड इसराइल के बीच में। इससे पहले भी दो अरब नेशंस ऑलरेडी जो है पीस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इन 1967 अराउंड इजिप्ट ने किया था, जब उसका 6 डे वार में जो सिनाई पेनिसुला जो है इसराइल ने पूरा कैप्चर कर लिया था, उसको छुड़ाने के लिए जो है सबसे पहले इजिप्ट ने अपना पीस एग्रीमेंट किया था, देन आफ्टर जॉर्डन ने किया था, एंड 26 ईयर के बाद फिर अब्राहम अकॉर्ड हुआ एंड इसमें यूएई, बहरैन एंड मोरक्को किया था। लेटर ऑन इसमें सूडान भी ऐड ऑन हुआ है। ठीक है ना, एंड इसमें इंपॉर्टेंट ये है अब्राहम अकॉर्ड पढ़ना इस बार, क्योंकि कजाकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो एक फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बना है जो कि अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बना है। ओके, अब्राहम अकॉर्ड मैंने पढ़ा दिया आपको। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? टू
नॉर्मलाइज द सिचुएशन, टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द इजराइल एंड द अरब नेशन के बीच में जो है एक एग्रीमेंट और अकॉर्ड साइन हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड। डील कौन किया था? यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिटवीन यूएई, मोरक्को एंड इजराइल, एंड लेटर ऑन इसमें सूडान भी ऐड ऑन हुआ एंड बहरैन, ठीक है ना। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन। जनरेशनल स्मोकिंग बैन जो है, फर्स्ट टाइम जनरेशनल स्मोकिंग बैन इम्प्लीमेंट कौन किया है? इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले बार कौन किया है? मालदीव्स बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जो कि जनरेशनल स्मोकिंग बैन को पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट टाइम इस चीज के लिए लॉ कौन लेके आया था? न्यूजीलैंड लेके आया था, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया था। अभी तो उसको हटाने का भी बात हो रहा है न्यूजीलैंड में, आई थिंक हटा भी दिया गया है, बट जनरेशनल स्मोकिंग बैन को फुल्ली इंप्लीमेंट कर दिया गया है मालदीव्स में। इसमें यह कहा जा रहा है कि 2007 के बाद, जनवरी 1 2007 के बाद, whosoever is born after January 1st 2007 Illinois is not eligible to buy tobacco product, okay? तो 2007 जनवरी 4 2007 के बाद जो है कोई भी अगर पैदा हुआ है तो वो तंबाकू प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है, ओके? तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, फिडे वर्ल्ड कप। फिडे वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है भाई? फिडे वर्ल्ड कप अभी वहाँ गोवा में हुआ है। फिडे वर्ल्ड कप का इस बार का नाम भी रखा गया था विश्वनाथन आनंद फिडे वर्ल्ड कप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप जीता था 2000 में, वो विश्वनाथन आनंद ही थे। एंड इस बार फिडे वर्ल्ड कप का जो अवार्ड है, उस कप का जो है थीम जो है पीकॉक रखा गया था। क्यों? क्योंकि जो नेशनल बर्ड है हमारा वो पीकॉक है। इस बेसिस पे फिडे वर्ल्ड कप का जो थीम है वो अवार्ड का, वो पीकॉक रखा गया था। तो इस बार जो कौन जीता है फिडे वर्ल्ड कप? वो जवाखिर सिंदारोव। जवाखिर सिंदारोव जो है एक उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, एंड ही बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर जो कि फिडे वर्ल्ड कप जीता है। कौन? जवाखिर सिंदारोव। कहाँ हुआ था भाई? गोवा, इंडिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं वर्चुअल म्यूजियम। ओके, वर्चुअल म्यूजियम कौन स्टार्ट किया है? यूनेस्को ने स्टार्ट किया है। कहाँ? बार्सिलोना, स्पेन ने। ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल म्यूजियम नहीं है, ये वर्चुअल म्यूजियम किस चीज का है? स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स का। मतलब जो चीज लाइक स्टोल करके गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो अलग अलग कंट्रीज के कॉलोनीज जब थे, जब उसमें अलग अलग जैसे पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटेन एम्पायर जो है उस समय जब रूल किया, उस समय जो है आर्टिफैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा स्टोल करके ले गया है, ठीक है ना। उसको जो है शो ऑन करेंगे, वर्चुअली शो ऑन करेंगे उसको, एंड उसका म्यूजियम जो है बनाया यूनेस्को ने। इसमें इंडिया के भी बहुत सारे सैंडस्टोन्स, स्कल्पचर्स वगैरह रहेंगे। तो यूनेस्को ने इसे स्टार्ट किया वर्चुअल म्यूजियम। कहाँ पे? बार्सिलोना, स्पेन में। ये वर्चुअली है, ओके, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज इज कफाला रिफॉर्म्स। ओके, कफाला क्या होता है? कफील्स होते हैं, ठीक है ना। जो सऊदी अरेबिया एंड अरब नेशंस है ना, उधर कफील्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट लेते हैं अदर कंट्रीज से, जो एम्प्लॉय जाते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं देंगे, कफील कफालत सिस्टम से लेके जाते हैं, ठीक है ना। एवरीवन हैव अ राइट। वहाँ पे अगर कोई कफील है उसको जो है वीजा देने का राइट है। मतलब वो किसी एम्प्लॉय को, किसी भी कंट्री को बुलाकर वीजा अपने थ्रू देके वो बुला सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो ये कफाला सिस्टम तो अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन था। विदाउट द परमिशन ऑफ कपिल वो कंट्री छोड़ ही नहीं सकता था, और भी बहुत सारा रीजन था। सो इसको जो है खत्म कर दिया गया है। कहाँ? सऊदी अरेबिया में जून 2025 में स्पॉन्सरशिप फ्रेमवर्क जो था पहले, उसको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे रखा जाएगा, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ 2030 विजन ऑफ द सऊदी अरेबिया, ओके। अनदर इज ग्रुकिपीडिया। ग्रुकिपीडिया कौन लॉन्च किया है? ग्रुक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रुक जो है एक एआई है। कौन बनाया भाई? एक्स एआई का। एआई जो है एक्स किसका है? दैट इज ट्विटर, जो कि प्रीवियसली ट्विटर बोला जाता था, वो किसका है भाई? इलॉन मस्क का है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो एक्स एआई का जो है ग्रुकिपीडिया लॉन्च हुआ है। इलॉन मस्क एक्स एआई लॉन्च ग्रुकिपीडिया। ये बोल रहे हैं कि ग्रुकिपीडिया जो है एआई बेस्ड आर्टिकल्स दिखाएंगे। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट बायस, इट्स नॉट बायस्ड, क्योंकि अगर किसी ह्यूमन ने उसे लिखा है तो उसका जो है एक बायसनेस होगा ही होगा। किसी ना किसी इंसान को जो है एक टाइप ऑफ बायसनेस दिख जाता है। उसके उसके जो राइटिंग है, उसके जो बोलने का तरीका है, उसमें जो है एक बायसनेस दिख जाता है। तो अगर कोई इंसान लिखता है, किसी राइटर में भी एक बायसनेस दिख जाता है।
तो एक एआई में बायसनेस नहीं होगा, ऐसा ये कहते हैं विकिपीडिया लॉन्च करके कि ये एक एआई रिटेन आर्टिकल्स शो करेगा। इट्स नॉट लाइक विकिपीडिया जो कि ह्यूमन रिटेन है, जो कि बायस हो सकता है। ओके, लेकिन लाइक एलन मस्क साहब को ये बताना चाहिए कि एआई जो है कहाँ से मटेरियल्स लेके आता है, वो भी तो एक ह्यूमन ट्रेंड ही पायलट है, ह्यूमन ट्रेंड ही है। तो अगर जो ह्यूमन जो है उसको ट्रेन कर रहा है वही बायस होगा, तो फिर ये बायस कैसे नहीं रहा, ठीक है। लाइक जस्ट रिमेंबर विकिपीडिया किसने लॉन्च किया है? एक्स एआई। ओके, इट्स एन एलन मस्क कंपनी। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर कहाँ? अल्बानिया। अल्बानिया का फर्स्ट एआई मिनिस्टर बना कौन? डीएला। डीएला जो है फर्स्ट वर्ल्ड्स जो है एआई मिनिस्टर है। अल्बानियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, उन्होंने अपॉइंट किया है to like manage the public procurement and tender to fight for the corruption. Just remember, डीएला एआई जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर बना है। डीएला एआई कहाँ? अल्बानिया। अल्बानिया कैसे करप्शन वगैरह देखने के लिए जो है जो मशीन है वो करप्शंस को इजिली टैकल डाउन कर सकता है। ओके, अनदर थिंग, एनडीबी एक्सपेंशन। हम लोगों ने पहले ही देख रखा है एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी बहुत बार देख लिया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और भी बहुत सारे नेशन है, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान एंड सऊदी अरेबिया इसका पार्ट है। इसमें जो है और भी कंट्रीज जो है एनडीबी का पार्ट बने हैं, ठीक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बने हैं। जस्ट रिमेंबर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान जो है ज्वाइन किया है एनडीबी को। ओके, ठीक है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका कैपिटल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर इंटरनेशनल न्यूज। ओके, दैट्स ऑल। इंटरनेशनल न्यूज में बस उतना ही था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक। तो इसके अंदर ना कुछ डीप पढ़ने लायक है नहीं, तो मैंने इसको मल्टीपल चॉइस में लेके आया। अगर आपको पता होगा तो आप पॉज करके उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया रिसेंटली बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट वुमेन। क्या बनी है? वो जो है नेवी फाइटर पायलट ट्रेनी बनी है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया इस हिस्ट्री बनाई है, फर्स्ट वुमेन ट्रेनी फाइटर फॉर द इंडियन नेवी। ओके, ठीक है ना। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनी। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर important news. Simbex is the bilateral naval exercise between which two countries? India and सिंगापुर। सिंगापुर एंड इंडिया जो है सिम्बेक्स करता है, एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर में इस बार हो रहा है, 32nd एडिशन। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर। व्हिच फाइटर जेट वाज फाइनली डिकमीशन्ड बाय द इंडियन एयर फोर्स? ठीक है ना, मिग 21। मिग 21, सॉरी तेजस नहीं होगा, मिग 21 को जो है डिकमीशन्ड कर दिया गया। ये इसको जो है फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका एक्सीडेंट हो रहा था अभी, ठीक है। सो ये इसको जो है ऑलरेडी डिकमीशन्ड कर दिया गया है, चंडीगढ़ में लास्टली हुआ। ओके, 23rd स्क्वाड्रन। Let's move to the another section, like another question. Russia recently tested which nuclear powered cruise missile? बुरवेस्टनिक। बुरवेस्टनिक जो है अभी जो है टेस्ट किया है। रशिया रिसेंटली टेस्टेड द बुरवेस्टनिक मिसाइल, अ न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज, इंडिया बिकम द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन विच एक्सरसाइज? ओके, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाटो कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें इंडिया जो है फर्स्ट ऐसा कंट्री बना है जिसमें वो नॉन नाटो है, मतलब नाटो का कंट्री नहीं है, इंडिया नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें किया है पार्टिसिपेट। कौन सा ऐसा एक्सरसाइज है? ओशियन स्काई 2025। ये एक स्पेन का एक्सरसाइज है, ओशियन एक्सरसाइज 2025। इसमें जो है इंडिया पार्टिसिपेट किया इस बार, एक नॉन नाटो कंट्री होने के बावजूद। ओके, एक्सरसाइज इन रोकन जो है फर्स्ट टाइम हुआ है, एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड, आप लोग पॉज करके जो है आंसर भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच में जो है इन रुकन एक फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ है इस बार, ठीक है ना। अनदर इज मुदनियोम एयर फोर्स स्टेशन रिसेंटली ओपनड इन विच लोकेशन? ओके, ठीक है। तो मुदनियोम जो है, मुदनियोमा जो है एक एयर फोर्स स्टेशन था जो कि इंडो चाइना वॉर के टाइम पे जो है
था, यूज़ किया जाता था, बट लेटर ऑन इसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी फिर से इसको यूज़ किया जाएगा और ये कहाँ है? लद्दाख में है। ओके, मुद न्योमा एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है ना, 13,700 फीट पे, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइना बॉर्डर के पास है, तो इसको फिर से यूज़ किया जाएगा, मुद न्योमा। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। मैत्री शक्ति 2025, मैत्री शक्ति 2025 कंडक्टेड बिटवीन विच टू नेशन? मैत्री शक्ति किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैत्री शक्ति किया जाता है एक्सरसाइज। इट्स 11th एडिशन ऑफ मैत्री शक्ति एंड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। अभी कहाँ हुआ है? बेलागवी, कर्नाटका में। ओके, अनदर क्वेश्चन इज हंसा 3 रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है, वो क्या है हंसा 3? मैंने पढ़ाया भी था आपको। हंसा 3 इज अ इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनी एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। कौन बनाया है? नेशनल एरोस्पेस लैब, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, कहाँ पे? बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है हंसा 3 का। ओके, next is exercise equivalent. Exercise equivalent is a bilateral bilateral exercise between India and which countries? एक्सरसाइज इक्विवेलेंट किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। सी एक्सरसाइज इक्विवेलेंट होने का एक रीजन भी है, क्योंकि मालदीव जो है मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो है किससे करता है? इंडिया से ही करता है। एमुनेशंस वगैरह लाइक एरियल मोस्टली इंडिया से ही करता है, क्योंकि एक मालदीव्स चारों तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, एंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल इंडियन ओशन पे किसका है? इंडिया का ही है। तो मोस्टली जो है जो इक्विपमेंट्स होते हैं मालदीव्स के, वो इंडिया के ही होते हैं, और उसको जो है सिखाने के लिए जो है इंडिया के पायलट्स ही जाते हैं, और इसी के लिए एक्सरसाइज इक्विवेलेंट करके और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति, जो है एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होता है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। ओके, इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी। अभी बकलोआ एचपी में हुआ है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, अनदर इज हु अनवील्ड द फर्स्ट एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेजर्स MK1A, इसका सेकंड वर्जन है, फाइटर जेट, ठीक है ना। कौन अनवील किया है? बनाया तो HAL था, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर। एंड इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनवील किया है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। ये एक इंडिजीनियस तेजस जो है, एक इंडिजीनियस एलसीए दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके, अस्ट्रा हिंद 2025 इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है अस्ट्रा हिंद। नेक्स्ट इज इंडिया इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन विशाखापट्टनम इज नोन एज। इंडिया एंड इंडोनेशिया का समुद्र शक्ति, इंदिरा। इंदिरा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन विच टू नेशंस? इंडिया एंड विच कंट्री? रशिया। ओके, रशिया एंड इंडिया के बीच में एक साइज होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है पर्टिकुलरली, एंड उसका नाम है इंदिरा, वो है इंडिया एंड रशिया के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज जेमेक्स 2025। जेमेक्स 2025 एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है नेवी का, इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जापान। जेमेक्स 2025 किसके किसके बीच में होगा? जेमेक्स किसके किसके बीच में होता है? एक्सरसाइज है जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड जापान के बीच में। ओके, एक्सरसाइज त्रिशूल इज अ दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एयरफोर्स ओनली नहीं, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें तीनों ही जो हमारे आर्मीज हैं, लाइक इंडियन आर्मी जो आर्म फोर्सेज हैं, देन हमारे जो एयर फोर्सेज हैं, देन नेवल फोर्सेज हैं, इसमें जो है कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्सरसाइज होता है, दैट इज एक्सरसाइज त्रिशूल। इसमें तीनों ही आर्मीज जो है मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिकुलरली एट द पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, another is first India's indigenous anti-submarine vessels माहे, कौन बनाया है? अपना कोचिन शिपयार्ड। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेजल्स माहे, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब इंडिया में बना हुआ एंटी सबमरीन वेजल्स माहे किसने डिलीवर किया, मतलब कौन बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, लेट्स मूव विद द अनदर सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड न्यूज। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो उसके रिलेटेड न्यूज है, ये है कि दिव्या देशमुख दिस पर्सनल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने फिडे वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन वाला, ठीक है ना। फिडे वुमेन वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख। और ये कहाँ हो रहा था भाई? ये हो रहा था जॉर्जिया में। ओके,
सो इट्स अ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है ना। एंड इसी के साथ मैंने पहले भी बता रखा है कि फर्स्ट मेन जो है, फर्स्ट फिडे वर्ल्ड कप जो इंडियन थे वो कौन थे, विश्वनाथन आनंद 2000 में जीते थे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिव्या देशमुख इज द फर्स्ट वुमेन जिसने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, 2025 में जीता है, और इसका कहाँ हुआ एडिशन, जॉर्जिया में हुआ है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज विंबलडन 2025, विंबलडन 2025 कहाँ हुआ है भाई, ये तो हमेशा लंदन में ही होता है, विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड। एंड ये वही इवेंट है जिसमें जो है मोस्टली प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आपको दिख जाते हैं, जैसे विराट कोहली वगैरह जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव इसका सीट्स होते हैं। तो विंबलडन 2025 138th एडिशन, ये तो बहुत ही पुराना इवेंट है और प्रोमिनेंट भी माना जाता है। तो एक टेनिस इवेंट होता है, टेनिस गेम होता है यहाँ पे, एक ये ग्रास कोर्ट होता है उस पे ही होता है, ठीक है ना। इस बार मेंस विनर कौन रहे हैं, मेंस सिंगल ज़ैनिक सिनर इटली के, एंड वुमेन्स के ईगा श्वेतनिक, ठीक है ना। विंबलडन 2025 के कहाँ होता है, लंदन विंबलडन में ही होता है, और ये 138th एडिशन था, ठीक है ना। एक टेनिस गेम होता है, जस्ट रिमेंबर, आपसे मोस्टली क्वेश्चन पता है विंबलडन से क्या आता है, नहीं तो ये आएगा कि मेंस सिंगल कौन जीता है, स्टैनिक सिंगर एंड ईगा श्वेटिक, या फिर ये पूछेगा कि विंबलडन आखिर होता किस, मतलब किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो जस्ट रिमेंबर टेनिस गेम के लिए, ठीक है। अनदर इज एशिया कप हॉकी के रिलेटेड 2025 कहाँ हुआ था भाई, अभी बिहार राजगीर में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया जीत गया था, इंडिया वाज द विनर ऑफ दिस, एंड साउथ कोरिया को 4-1 से जीता था इंडिया ने इस कप को। एशिया कप हॉकी 2025 राजगीर बिहार में हुआ था, ओके, 12th एडिशन था ये, एंड इट्स ऑफिशियल क्वालिफायर फॉर द फेडरेशन द इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, 2026 के लिए कहाँ हुआ था, राजगीर बिहार में, और इंडिया जीता है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है, विदेही चाइना, विदेही जो है एक प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे जो है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है। स्केटिंग होता है आइस पे, जो है स्केट किया जाता है, एंड सॉरी आइस पे नहीं, ऐसे भी होता है और आइस पे भी होता है, दोनों ही होता है। अनदर इज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड, इंपॉर्टेंट इसलिए है स्पीड स्केटिंग इस बार चैंपियनशिप क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना गोल्ड यहाँ पे अचीव किया है, फ्रॉम आनंद कुमार एंड क्रिश शर्मा, ओके, क्रिश शर्मा एंड आनंद कुमार, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फीफा अंडर 20 मेंस कहाँ हुआ है वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, चिले में हुआ है, चिली में हुआ है, एंड इस बार विनर कौन रहा है, मोरक्को, एंड रनर अप कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, चिली में हुआ है, एंड विनर कौन था इस बार, मोरक्को रहा है, एंड रनर अप कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर स्पोर्ट्स न्यूज, दैट इज आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इस बार कौन जीता है भाई, इंडिया, इंडियन वुमेन टीम जो है इस बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीता है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम जिसने इंडियन वुमेन जो है इस कप को जीते हैं। एंड ये कहाँ हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, एंड इन दी डीवाई पटेल स्टेडियम, ओके। इस बार होस्ट कौन कर रहा था इस इवेंट को, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इस बार होस्ट कर रहा था इंडिया एंड श्रीलंका। कौन ऑर्गेनाइज कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इस बार है, और इसके हेड कौन है, जैसा है। इस बार विनर कौन रहा है, इंडिया रहा है, रनर अप कौन रहा है, साउथ अफ्रीका, ओके। हु वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, दीप्ति शर्मा, एंड हु वाज आवर कैप्टन, हु वाज आवर कैप्टन इज हरप्रीत कौर, और इज और इंडियन इन द इंडियाज कैप्टन, ओके। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ना 2 साल पहले हुआ था मेंस वर्ल्ड कप के रिलेटेड, ओके। तो अगर देखा जाए तो 1973 में स्टार्ट हो गया था वुमेन्स वर्ल्ड कप, बट 1975 में मेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, ओके। आप कमेंट ये कीजिए कि आईसीसी का वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट टाइम मेंस टीम जो है कब जीता था। ये तो बहुत इजी सवाल मैंने पूछ दिया, लेकिन फिर भी लेट्स सी कितने लोगों को पता है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है, इंडिया ने, इंडियन वुमेन टीम जीता है, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, दैट इज एफआईए, दैट इज फेडरेशन डे इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कौन जीता है भाई, जर्मनी जीता है, एंड इट्स 8th टाइम जो है जर्मनी इस कप को जीता है, फेडरेशन दे इंटरनेशनल दे हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। कहाँ हुआ था ये, चेन्नई में, पर्टिकुलरली चेन्नई, एंड एक और सिटी था मदुरई, एंड इट्स तमिलनाडु। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडिया जो है इसका होस्ट था, एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इंडिया जो है इस पे 3rd रैंक करता, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
FIH लेडीज फेडरेशन डे इंटरनेशनल दे हॉकाई मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीता है। एंड ऑन फर्स्ट पे कौन था? जर्मनी जीता है। हारा कौन है भाई? रनर अप कौन रहा है? स्पेन रहा है। कहाँ हुआ है भाई? तमिलनाडु में, इंडिया में, पर्टिकुलरली चेन्नई एंड मदुरई सिटी। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट इज 2030 कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है? 2030 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हमारे लिए। अभी नवंबर में ही आया था कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम हम लोग अहमदाबाद में होस्ट करने वाले हैं, इंडिया में। ओके, 2030 कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है? कॉमनवेल्थ नेशंस मतलब जहाँ पे ब्रिटेन का जब रूल हुआ करते थे, जो कि कभी कॉलोनीज हुआ करते थे ब्रिटेन के, उसका भी कंट्रीज को जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। एंड एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बना था लेटर ऑन, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? वो 1930 में हुआ था। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। मैंने बहुत बार बता रखा है आप लोगों को कि 1930 में, जस्ट सी 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 1930 फर्स्ट टाइम एंड 2030 अहमदाबाद। 100 ईयर्स के बाद जो है कहाँ होने वाला है? 100th एनिवर्सरी पे अहमदाबाद हम इंडिया होस्ट करने वाले हैं। और इससे पहले भी 2010 में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम होस्ट कर चुके हैं, ठीक है। एक और चीज, अभी 2026 में हम लोग कॉमनवेल्थ खो खो गेम भी होस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। खो खो जो है एक स्पोर्ट है, इंडिजीनियस ही स्पोर्ट है, लेकिन अभी हम लोग अपने प्लेयर्स को जो है इंटरनेशनली होस्ट नहीं किए हैं। अभी बहुत ही कम ही इंटरनेशनली होस्ट हुआ है हम लोग के प्लेयर्स। बट इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ 2026 खो खो गेम कहाँ होने वाला है? जस्ट रिमेंबर, इंडिया में होने वाला है। ओके, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? कॉमनवेल्थ फेडरेशन। ओके, पहले इसको ब्रिटिश गेम्स फेडरेशन भी बोलते थे, और पहले तो इसको कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते नहीं थे, कॉमनवेल्थ ब्रिटिश गेम्स ही बोलते थे, ठीक है। ओके, दीज आर अदर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ जो कि आप पढ़ सकते हैं। जिसको हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा आपको वक्त गुजर जाएगा, और इसमें जो है मोस्टली मैंने बता दिया है जो रिवीजन के तौर पे ही है। कुछ कुछ जो होगा वो नहीं बताया होगा, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर अभी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमारा सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि प्रोमिनेंट अवार्ड है जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्शंस और प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स जो है कवर हो जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी लगभग कवर हो जाते हैं। ये स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का एक विश था, ठीक है ना। 1895 में एक विश था, जो कि इनके डेथ के बाद 1900 में स्टार्ट किया जाता है। 29 जून 1900 में एक फेडरेशन और फाउंडेशन बनाया जाता है, नोबेल फाउंडेशन करके, ठीक है ना। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जो कि नोबेल प्राइज को देगा, ठीक है। ठीक है, ये वही थे अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, ठीक है, 1968 में। लेकिन 1900 में स्टार्ट तो किया गया था, बट इसमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी प्राइज नहीं था। अदर जो इम्पोर्टेंट था जैसे कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर्स एंड पीस के लिए था, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए नहीं था। लेकिन 1968 में इसको भी ऐड ऑन कर दिया गया था। तो इस बार के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी कौन से हैं जो कि अलग अलग सेक्शंस में जीते हैं? जैसे कि हमारे फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मैरी ब्रोंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची जीती हैं, ठीक है ना। एंड फॉर मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के जो वीडियो में है उसमें जा के आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा समझा के रखा है नेमोनिक्स के साथ कि कैसे आपको याद करना है और किस लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अगर आपको उसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक बार इसको बता देता हूँ। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन किसको मिला था? मैरी ब्राउनकाउ, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला था? जॉन क्लर्के, मिखाइल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रोबसन, ओमर एम यागी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लहासलो क्रासनाहरकाई को मिला है। एंड नोबेल प्राइज इन पीस, जस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? मैरिया कोरिनो मचादो, ओके। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जोएल मोकायर, फिलिपे गियोन एंड पीटर हॉविट, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। इसी के साथ हम लोग अनदर इम्पोर्टेंट, ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर थे, लिटरेचर में मिला था। CV रमन साइंस में मिला था।
हरगोविंद खुराना, ये इनको फिजिक्स में मिला था, सॉरी, सीवी रमन को, एंड हरगोविंद खुराना को फिर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था, मदर टेरेसा को पीस में मिला था। इसी तरह और अदर भी हैं। अगर आप देखोगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उसमें मैंने पूरी चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई है, आप जाकर उसको ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे एक इंडियन पर्सनल हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं फॉर द इक्वालिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस के रिलेटेड। ये आवाज उठाते रहती हैं जेंडर इक्वालिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। इनको जो है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, जो कि एक एडवोकेट भी हैं महाराष्ट्र से। ओके, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 किसको मिला है? वर्षा देश पांडे को। लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज 74th नेशनल फिल्म अवार्ड। किसको भाई? बेस्ट एक्टर किसको मिला है? शाहरुख खान एंड विक्रांत मैशे। विक्रांत मैशे 12th फेल वाले मूवी, एंड जवान के लिए शाहरुख खान को मिला है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट ये है, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिला है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म जो था, उसके लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, एंड बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसे को मिला है। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड किसको मिला है भाई? गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री वही है जिनको 2022 में जो है बुकर प्राइज मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था टॉम ऑफ सैंड पे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, जस्ट रिमेंबर, टॉम ऑफ सैंड से रिलेटेड ना डायरेक्टली क्वेश्चन आया था जामिया मिलिया इस्लामिया में। ये टॉम ऑफ सैंड किसका है? तो किसका नाम है? गीतांजलि श्री। और इस बार इनको क्या मिला है? पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर अवार्ड, दैट इज ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है फॉर हिज बुक द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ के लिए जो है सुनील अमृत को जो है द ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिला है, सॉरी, द ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2025 किसको मिला है? सुनील अमृत को फॉर हिज बुक द बर्निंग अर्थ। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज बुकर प्राइज 2025। बुकर प्राइज 2025 मिला है डेविड सैजलो को फॉर हिज बुक प्लेस, एंड ये ऑनर किया जाता है बुकर प्राइज। सी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड बुकर प्राइज इज टोटली डिफरेंट थिंग। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन्हें ही मिलता है जो कि किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, बट लेटर ऑन ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में किया हुआ रहता है, एंड वो इंग्लैंड या फिर नॉर्वे वगैरह कंट्री में जो है पब्लिश हुआ रहता है। बट बुकर प्राइज जो है वो ओरिजिनली ही इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, एंड उसका पब्लिशमेंट भी उसी आयरलैंड एंड ब्रिटिश इलाके में हुआ रहता है। सो इस बार बुकर प्राइज किसको मिला है? डेविड सैजले को फॉर हिज बुक फ्लैश। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? दीज आर टू पर्सनल जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और मैंने बता भी रखा है आप लोगों को। आप लोगों को कमेंट करना है, एंड इनका कौन सा बुक था। दिस पर्सन आर द इंडियन पर्सन एंड द मलयाली पर्सन। मलया में लिखा हुआ था इनका बुक, एंड हार्ट ऑफ द लैम्प नाम था, ठीक है ना, लैम्प ऑफ हॉट या फिर हार्ट ऑफ द लैम्प करके, एंड इनका नाम क्या है आपको कमेंट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज मिस यूनिवर्स 2025। मिस यूनिवर्स 2025 किसका जीता है? फातिमा बॉस। फातिमा बॉस मैक्सिको से हैं। फातिमा बॉस मैक्सिको से हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 जीता है। तो मैंने बताया था मिस यूनिवर्स सबसे पहले बार कौन से इंडियन थे जिन्होंने जीता था? सुष्मिता सेन इन 1996, सेकंड टाइम लारा दत्ता, एंड थर्ड टाइम सांधू करके थी। ओके, ओके, एडिशन जो था ये 74 था, एंड ये होस्ट कंट्री कौन था इस बार मिस यूनिवर्स का? वो थे थाईलैंड। नेक्स्ट मूव टू द अनदर अवार्ड, दैट इज जेरूसलम मास्टर अवार्ड 2025। जेरूसलम मास्टर अवार्ड कौन जीता है भाई? ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेश। अर्जुन एरिगेश जो है जेरूसलम मास्टर अवार्ड जीता है। ये चेस चैंपियन होता है, चेस चैंपियनशिप होता है, चेस, हाँ चेस, चेस चैंपियनशिप हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि चेस रिलेटेड इवेंट होता है जेरूसलम मास्टर। तो इसमें अर्जुन एरिगेस जीते हैं, किसको हरा के भाई? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो कि ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी रहा है, इज द फर्स्ट पर्सन जिसने फिडे वर्ल्ड कप भी जीता है, इज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया के लिए चेस वर्ल्ड कप भी जीता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर अवार्ड, दैट इज इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज। ओके, इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है कि फीफा एक बार पहले ही लॉन्च हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किसको मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो है इस बार बहुत ही मन था
दिली इच्छा था कि उनको एक पीस प्राइज़ मिले, जो कि नहीं मिल पाया नोबेल पीस प्राइज़। किसको मिला? मैरिया कोरिना मचादो को मिला। बहुत ही उस समय न्यूज़ में रहा कि पीस प्राइज़ मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन नहीं मिला। सही भी हुआ, क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा शक हो जाती नोबेल प्राइज़ अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिलता। तो जो है इन्फेंटिनो जो है, गियाना इन्फेंटिनो, जो फीफा के हेड हैं, फेडरेशन दे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के हेड हैं, उन्होंने एक नया अवार्ड ही बना दिया, दैट इज फीफा पीस प्राइज। एंड इसका इनॉग्रल एडिशन किसको दिया भाई? यूएसए के प्रेसिडेंट को। ठीक है, जस्ट रिमेंबर। अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड इज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। किसको मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है, एक आईएएस हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु के। उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है। क्यों मिलता है भाई चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड? यूएनईपी देता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन इन्वायरमेंटल फील्ड एक रिकॉग्निशन मिलता है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज IUCN WCPA मिलर्स अवार्ड। किसको मिला है भाई? सोनाली घोष को मिला है, फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड द फर्स्ट इंडियन जिनको कैंटोन आर मिलर अवार्ड मिला है। ठीक है ना, कैंटोन आर मिलर अवार्ड फर्स्ट टाइम किसको मिला है भाई? सोनाली सोनाली घोष को, सोनाली घोष को, जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, IUCN। ठीक है ना, IUCN WCPA मिलर्स अवार्ड, कैंटोन आर मिलर्स अवार्ड भी बोलते हैं उसको। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? सोनाली घोष। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर। दीज आर द इम्पोर्टेंट और द समरी ऑफ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स और द अवार्ड्स न्यूज, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा, वर्षा देश पांडे यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है उनको। पीएम मोदी को जो है नामीबिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। शाहरुख खान एंड विक्रांत मेसी को जो है 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। जो है मोहन लाल को जो है, हाँ सी, 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मोहन लाल को। मोहन लाल एक साउथ एक्टर है। गीतांजलि श्री को क्या मिला है? पेन ट्रांसलेटर अवार्ड मिला है। इसी तरह बहुत ही और भी इम्पोर्टेंट है, बट दीज आर लेस इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई इसमें जो है लेस इम्पोर्टेंट, और यू कैन से ये समरी है। इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, और कुछ लेस इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, जो कि आप पढ़ सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ से पढ़ लेना। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज समिट्स एंड इवेंट्स। समिट्स एंड इवेंट में सबसे पहला हमारा आता है 17th ब्रिक्स समिट हुआ है। 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? अभी ब्राजील में हुआ है। रश ब्राजील 2025 17th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने इतना बता दिया आपको, बार बार ब्रिक्स आ रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज 2023 2025 के बीच में ऐड हुआ है। इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, साउथ ये अपना सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब जो है बाद में ऐड ऑन होता है। ब्रिक्स एक कंट्री है जो कि G7 कंट्रीज को, G7 कंट्रीज के अलावे हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं या फिर डेवलप्ड हैं, जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड पे। ओके, तो ब्रिक्स जो है 2001 में मैंने ऑलरेडी बताया, जिम ओनील में जो है टर्म कॉइन किया था ब्रिक का, BRIC। अराउंड 2010 में जो है साउथ अफ्रीका का एडिशन होता है 2010 में। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 2001 में इस टर्म को कॉइन होता है ब्रिक का। ठीक है, जिम ओनील ने बनाया था। ठीक है, 2006 में जो है फर्स्ट समिट होता है, फर्स्ट समिट ब्रिक का। कहाँ होता है भाई? एकतरीनबर्ग, रशिया में। ठीक है, का हेडक्वार्टर कहाँ था? शंघाई, चाइना में। ठीक है, 2010 में जो है एडिशन होता है साउथ अफ्रीका का, जिसके बाद ये ब्रिक नहीं रह के ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, लेटर ऑन 2014 में जो है फिर से फोर्टलेजा में समिट होता है, जिसमें फोर्टलेजा डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, जिससे NDB बनता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि बैंक है ब्रिक्स का। एंड अभी 17th समिट हो रहा है, ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है भाई? ब्राजील में ही हो रहा है। NDB का एक्सपेंशन हुआ, हमने ऑलरेडी बता रखा है। उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान जो है ऐड हुआ है इसके अंदर। एंड ये भी है कि 2023 ये सब ऐड हुआ है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर 17th ब्रिक्स समिट का हुआ, ब्राजील में हुआ, और इसके अंदर NDB के अंदर जो है और भी अदर कंट्रीज, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान का एडिशन हुआ है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट समिट इज एशियान समिट। एशियान समिट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंटरनेशनल न्यूज में कि ये कहाँ हुआ है, कोलालमपुर 47। ठीक है ना,
कोलालमपुर में हुआ है, इसमें 11th मेंबर बन गए हैं। और तैमूर लिस्ते जो था न्यू एडिशन है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है एक, एशियन बैंक बोलते हैं जिसको, 1966 में इसका फॉर्मेशन हो गया था, जस्ट रिमेंबर, ठीक है ना, 1 साल पहले ही हो गया था। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एशियान, बैंकॉक डिक्लेरेशन से एशियान बना था, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भाई? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट समिट्स, तो मैंने समिट्स में भी डाल दिया इसका। अनदर इज 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का हुआ है समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था? नवंबर 16 1945। जस्ट नॉट रिमेंबर नवंबर 16, जस्ट रिमेंबर 1945। 1946 में जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन जाता है यूनाइटेड नेशन का, यूनेस्को। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो जनरल असेंबली, जनरल कॉन्फ्रेंस तो हो गया, इसके साथ ना यूनेस्को का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनता है, जो कि 5 सालों के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए। इसमें जो है इंडिया को ना फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है। इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी है यूनेस्को का। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होता है भाई? जनरल असेंबली जो है किसी एक कंक्लूजन पे आया, कोई बिल लेके आया, लेट्स से कोई प्रोपोजिशन दिया, उसको एग्जीक्यूट कराने का भी तो काम है। कौन एग्जीक्यूट कराएगा? वो आखिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको कराता है। उसका मेंबर जो है इंडिया बना है 2029 तक का, ठीक है। ओके, इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, एंड इसका डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं, खालिद अल न्यानी, ओके, इजिप्शियन पर्सनल है। अनदर इम्पोर्टेंट समिट इज 23rd इंडिया रशिया समिट हुआ है अभी। अभी जो है व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है स्टेट विजिट पे थे दिसंबर फर्स्ट वीक में। ये 23rd भी है, और 25 ईयर ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2000 में स्टार्ट हुआ था। एंड 23rd इंडिया रशिया समिट, इसमें क्या होता है कि जो अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज, मिलिट्री के जो मिनिस्ट्री होते हैं, वो रशिया के एंड इंडिया के मिलके जो है साथ में बैठते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं वो लोग। तो ये हर साल होता है, और इस बार 20 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, 25th ईयर था, एनिवर्सरी था। तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनवाइट कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, दैट इज व्लादिमीर पुतिन को, तो उन्होंने स्टेट विजिट भी किया था इंडिया का, ठीक है। तो दिस आर दी 23rd इंडिया रशिया समिट, 25 ईयर ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ने जो है इनवाइट किया था प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन को, उन्होंने आया भी था, स्टेट विजिट पे थे, ठीक है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है करना समिट, क्योंकि इंडिया जो है रशिया जो है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हमारा, मिलिट्री के रिलेटेड हो जाए या फिर हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमेशा से हमारे लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर सिटीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 सिटीज का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा, ओके। ये जो है इस बार 15th एनिवर्सरी था सिटीज कन्वेंशन का, एंड इसका कहाँ हुआ है भाई? इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें जो है ना लिटिल बिट चेंजेस हुए हैं, जो आपने सुना होगा अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। ये जो होता है जिसमें कैटेगराइजेशन होता है स्पीसीज का, कि वो कितने ज्यादा इंडेंजर्ड है, वो कितने ज्यादा डेंजर में है, उसको जो है जो कैटेगराइजेशन का जो रूल होता है उसमें जो है लिटिल बिट चेंजेस हुआ है, उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सिटीज का जो है इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ हुआ है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इस बार यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था, दोनों इंपॉर्टेंट वहीं पे हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8th असेंबली हुआ है, कहाँ हुआ है भाई? न्यू दिल्ली में हुआ है। इस बार लॉन्च हुआ है सनराइज प्रोजेक्ट का। इसमें जो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है मेन गोल क्या है? $1 ट्रिलियन जो है सोलर में इन्वेस्ट करने का है। तो ओवरऑल सनराइज का भी यही प्रोमिनेंट गोल है सनराइज प्रोजेक्ट का, ओके। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका गोल जो है प्रमोटिंग सोलर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशंस। इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 में एक प्रोमिनेंट एग्रीमेंट भी हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के साइड लाइन में ही जो है फ्रांस एंड इंडिया मिलकर जो है एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ करते हैं? गुरुग्राम में करते हैं। गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस
एकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है, गुरुग्राम में। ओके, जस्ट रिमेंबर इट। इस बार 8 जनरल असेंबली था इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट। ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कहाँ हुआ है भाई? न्यू दिल्ली में अभी स्टार्ट हुआ है, दिसंबर के इसी वीक में चल ही रहा है, दिसंबर लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था, सॉरी। इस बार स्केलिंग अप एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो एविडेंस बेस्ड जो हो चुका है कि एविडेंसली वो सही है, उसको जो है स्केल अप करने का काम करना। तो इसमें इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो मेडिसिनल हर्ब्स मेडिसिनल्स मेडिसिन जो हर्ब्स बेस्ड मेडिसिन जो होते हैं, ट्रेडिशनल बेस्ड जो मेडिसिन होते हैं, उसमें इंडिया जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमेशा से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है का फॉर्म हुआ था 1948 में, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडोनॉम। तो डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? टेड्रोस एडोनॉम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। एंड ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। ठीक है ना? एक चीज आप कमेंट में लिख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे का फॉर्मेशन कब हुआ था, एंड जिस दिन हुआ था ना, उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। जस्ट कमेंट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट्स। ओके, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट समिट्स जो कि हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। और कुछ इसमें ऐसा होगा जो कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैंने नहीं बताया, वो आप पढ़ लेना है, जो कि वन लाइनर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2026, जो कि क्यूएस कंपनी जो है निकालता है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज का मतलब क्या है? जो कि बेस्ड सिटी है स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए। ठीक है ना? तो कौन रहा है? सियोल, साउथ कोरिया का जो है कैपिटल, वो वर्ल्ड फर्स्ट रैंक किया है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज में। एंड मोस्ट अफोर्डेबल सिटी में दिल्ली रहा है। ठीक है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2026 में बेस्ट अफोर्डेबल सिटी कौन रहा है? दिल्ली रहा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025, एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप इंस्टीट्यूशन में कौन रहा है भाई? आईआईटी मद्रास रैंक ओवरऑल किया है। एंड सेकंड पे कौन है? आईआईएससी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ? बैंगलोर। देन आईआईटी बॉम्बे थर्ड पे रहा है। ठीक है, फर्स्ट आईआईटी मद्रास, सेकंड इज आईआईसी बैंगलोर, एंड थर्ड इज आईआईटी बॉम्बे। ओके, एंड फोकस क्या है? एवेल्युएटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एवेल्युएट करना है, रैंकिंग देना है उनको, आईएनएफ रैंकिंग का गवर्नमेंट निकालता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 फर्स्ट रैंक कौन रहा है भाई? है सिंगापुर का। एंड इंडिया का रैंक क्या है? 85th है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, GFRA 2025। इंडिया का रैंक इसमें थर्ड रहा है ओवरऑल इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, मतलब एक साल में फॉरेस्ट एरिया कितना गेन किया गया है, उसको अगर रैंक किया जाए तो इंडिया का रैंक उसमें थर्ड आया है ओवरऑल। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए टोटल एरिया, फॉरेस्ट एरिया का वर्ल्ड वाइड में, तो इंडिया का रैंक 9th है। इसमें टॉप पे कौन है? रशिया है, सेकंड पे कौन है? ब्राजील है, थर्ड पे कौन है? कनाडा है। ओके, फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे ब्राजील, एंड थर्ड पे कनाडा। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना, एंड इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थर्ड इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन ग्लोबली। ओके, GFRA। अनदर इज क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026, टॉप यूनिवर्सिटी कौन रहा है भाई? इसमें क्यूएस जो कंपनी है वो निकालता है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रहा है, सेकंड पे कौन? पिकिंग यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर वगैरह रहा है। एंड इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि टॉप 50 में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है इंडिया का जो टॉप 50 में हो, जो कि पहले आया करता था आईआईटी दिल्ली टॉप 50 में, बट अब वो नहीं रहा। अब जो है रैंक 59 कर रहा है। तो इंडिया का कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि टॉप पे है? वो है टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है, रैंक 59th पे है, आईआईटी दिल्ली। एंड इस बार क्यूएस इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंटर किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूएस एशिया रैंकिंग का बस ये इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी दिल्ली का रैंक 59th है, एंड टॉप पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ठीक है, लेट्स अनदर इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस कौन निकलता है? यूएन देसा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। एंड ये दिखाते हैं कि जो एसडीजी गोल हमारा है कि सिटीज को जो है एक अच्छे तरीके से बनाना है, एक पॉपुलेशंस के लिए जो है, जो ह्यूमन के लिए अफोर्डेबल, ह्यूमन के लिए सस्टेनेबल बनाना, उसको उसका होना चाहिए, वो जो है परफेक्ट होना चाहिए।
बट इसमें ये जो है बताया गया है कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन है, मतलब जिसमें डेंसिटी वाइज इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग, सबसे ज़्यादा एक एरिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग डेंसिटी वाइज किसमें, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा है? जकार्ता में। इससे पहले कौन सा सिटी था? टोक्यो, जापान को बोला गया जाता था। लेकिन इस बार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट बाय यूएन देसा, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने ये बताया है कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल जकार्ता है वो जो है मोस्ट पॉपुलस सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज आर्टोन पासपोर्ट इंडेक्स। जैसे कि हम लोग का हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 85th रैंक था, वैसे ही आर्टोन पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 67th है, और उसमें जो है सिंगापुर टॉप पे था, इसमें जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है टॉप पे है। ओके। इंडिया जो है वीजा फ्री एक्सेस कितने कंट्रीज को देता है? 74 ऐसे कंट्रीज हैं जिसको वीजा फ्री एक्सेस देता है, मतलब वो जो है विदाउट वीजा जो है इंडिया में इंटर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें रैंक फर्स्ट किसका है? यूएसए का है। सेकंड कौन है? चाइना है। एंड थर्ड पे इंडिया है। ओके, व्हाट इज एशिया पावर इंडेक्स एंड वो क्या जज करता है? एशिया पावर इंडेक्स सिंपली अगर पावर का नाम आया ना, वो मिलिट्री को रैंक कर रहे हैं, मतलब एमुनिशन वाइज इक्विपमेंट्स कितने हैं, वो ओवरऑल मिलिट्री को जज कर रहे हैं, उसको रैंक आउट कर रहे हैं एंड उस पर रैंकिंग दे रहे हैं। तो इंडिया का रैंक इसमें कितना है? थर्ड है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? वन इक्वालिटी लैब्स। ठीक है ना। इसमें ये ना एक मेजर कंसर्न हो गया है इंडिया के रिलेटेड कि जो टॉप ना 10% लोग हैं, ठीक है, टॉप 10% ऑफ द जो पर्सनल्स हैं, टॉप 10% ऑफ द पर्सनल्स, ये हो गया पर्सन्स, ठीक है, और ये हो गया इनकम। तो ये जो टॉप 10% ऑफ द पर्सनल्स है ना, वो मोर देन 58% ऑफ द इनकम्स ओन कर रहे हैं, मोर देन 58% ओवरऑल। एंड जो लीस्ट 50% ऑफ द पर्सनल्स हैं, जो नीचे के टॉप 50 लीस्ट 50% ऑफ द पर्सनल्स हैं, वो लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम ओन करते हैं इंडिया के। तो दिस इज लाइक वेरी कंसर्निंग कि इंडिया का जो इनकम डिस्पैरिटी है वो कितना ज्यादा है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा वाइडर है। जो टॉप 10% है वो 58% ऑफ द इनकम ओन कर रहे हैं, एंड लीस्ट 50% टोटल 50% ऑफ द पीपल जो है सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ द इनकम्स ओन कर रहे हैं। ठीक। तो ये रिपोर्ट किसने निकाला है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स ने। ठीक है ना। इन वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स में निकला है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स करके हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट्स निकाला है। ठीक है। यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025, यूनेस्को ने ये ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट निकाला है, और इसमें जो है एक मेजर कंसर्न ये सो किया गया कि 133 मिलियंस जो गर्ल्स हैं वो अभी भी स्कूल से जो है आउट हैं। ग्लोबली जो अगर देखा जाए तो 133 मिलियंस ऐसे गर्ल्स हैं जो कि अभी भी आउट हैं, आउट ऑफ द स्कूल, मतलब वो स्कूल गए ही नहीं है। ओके। अनदर इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि फायर पावर जो है ग्लोबल फायर पावर निकलता है, एंड इसमें जो है इंडिया का रैंक क्या रखा गया है? फोर्थ रखा गया है। अभी हम लोगों ने देखा एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है ना, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? थर्ड था। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल पावर इंडेक्स में देखा जा रहा है तो कितना है? फोर्थ है, क्योंकि इसमें आ जा रहा है रशिया। ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें भी। सेकंड पे कौन है? इसमें भी चाइना। एंड थर्ड पे आता है रशिया हमारा, एंड फोर्थ पे है हम, फोर्थ पे हमारा रैंक है। तो इसमें भी मिलिट्रियल स्ट्रेंथ को जो है रैंक किया जा रहा है। ओके। लेट्स मूव टू द अनदर रिपोर्ट, दैट इज एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023। ये 2023 लिखा हुआ है, बट रिपोर्ट जो है 2025 में ही आया है। ठीक है। ये हर साल आता है एंड रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें एक मेजर कंसर्न ये सा गया है कि एक हाईएस्ट क्राइम सिटी कौन सा है एंड लोएस्ट क्राइम सिटी कौन सा है। तो हाईएस्ट क्राइम सिटी जो है कोची का है, एंड लोएस्ट क्राइम सिटी कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। अक्रॉस ओवरऑल इंडियन स्टेट्स में जो है देखा गया है, एंड हाईएस्ट क्राइम किस कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है, एंड लोएस्ट कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है नेशनल जो रिपोर्ट्स है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे नीति आयोग का रिपोर्ट से क्वेश्चंस आ जाता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर नीति आयोग का कोई रिपोर्ट आए और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ लिया जाए। ठीक है ना।
लेट्स मूव टू दी अनदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज पोवर्टी फ्री केरला हो गया। एक रिपोर्ट निकला मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, इसमें जो है स्कोर जो है केरला का बहुत अच्छा रहा, एंड केरला जो है अपने आप को ये डिक्लेयर कर लिया कि ये केरला इज अ पोवर्टी फ्री स्टेट। ओके, इट्स एन 100% लिटरेसी स्टेट। आर्टिकल 14 इट सेज इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द पब्लिक असिस्टेंस टू द पुअर। ओके, okay, let's move to the another report. Just remember that Kerala is the first state to become a poverty free. Okay, let's move to the these are the important reports जो कि summary form में है, and कुछ important लेस इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ओके, अनदर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स, उसके डेज भी। ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि इतने ही दिन हैं, बहुत सारे डेज हैं, बट ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो अगर इसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो आप कर लो, बट ये तो जरूर करना। ओके, तो फर्स्ट है हमारा जुलाई 1 को हम लोग मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इस बार उसका थीम का था हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। द हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। ओके, 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका थीम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जुलाई 11 को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। जुलाई 15 को हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं। किसके बर्थ ऑफ डेट पे? विवेकानंद के बर्थ ऑफ डेट पे। ओके, इसका इस बार थीम क्या रहा है? इस बार इसका थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ओके, 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस में मनाते हैं। इसका थीम इस बार ऑनरिंग 26 ईयर ऑफ वॉलर ऑफ विक्ट्री। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग डेट्स कौन सा है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, और इस बार इसका थीम मैंने बता रखा है ऑलरेडी, नया भारत है। 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, एंड इस बार उसका थीम है आर्यभट्टा टू गगनयान। आर्यभट्टा जो है फर्स्ट सैटेलाइट था हमारा, एंड इसका आर्यभट्टा टू गगनयान एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगस्त 29 को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। इस बार इसका थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। 1 घंटा खेल के मैदान में मतलब 1 आवर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सितंबर 13 को हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाते हैं। इस बार इसका थीम है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका इस बार थीम है हिंदी द स्ट्रेंथ ऑफ नेशन इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। हिंदी द स्ट्रेंथ ऑफ नेशन इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। ओके, कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। इसका थीम क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन कब मनाते हैं हम लोग? 16 सितंबर को। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट डेज आर सितंबर 21 को हम लोग वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाते हैं। इस पर इसका थीम था आस्क अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। आस्क अबाउट डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया, डिमेंशिया भी एक डिजीज है। ओके, एंड आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। ओके, एंड सितंबर 29 को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। उसका मतलब है डोंट मिस अ बिट। इस बार थीम क्या रहा है? डोंट मिस अ बिट। ओके, बिट। 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं हम लोग, और इस बार इसका थीम क्या रहा है? डोंट मिस अ बीट। ओके, अक्टूबर 10 को हम लोग नेशनल पोस्टल डे मनाते हैं, और इस बार इसका थीम रहा है पोस्ट फॉर पीपुल लोकल सर्विस ग्लोबल रीच। पोस्ट फॉर पीपुल लोकल सर्विस ग्लोबल रीच। एंड 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इसका इस बार थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। हैंड इन हैंड फॉर द बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। एंड 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे का इस बार थीम क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एट 80 बिल्डिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? आप कमेंट डाउन लिखिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर को। एंड यूनाइटेड नेशंस का इस बार यूनाइटेड नेशन डे का थीम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एट 80 बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। एंड इसी के साथ 24 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं, और इसका थीम था इस बार इंड पोलियो
every child, every vaccine, everywhere. End polio, every child, every vaccine, and everywhere. Okay. 7th of नवंबर को हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इस बार उसका थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक रहा है। 16th of नवंबर को हम लोग नेशनल प्रेस डे मनाते हैं, जिसका इस बार थीम रहा है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिड्स राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिड्स राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ओके। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है जामिया। ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स। ओके, कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, जिसका इस बार थीम था ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। दिसंबर 10 को हम लोग क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट, एंड इसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, कंज्यूमर्स राइट डे सॉरी। एंड इसका इस बार थीम क्या था? एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। एफिशिएंट भी होना चाहिए एंड स्पीडी भी होना चाहिए, जल्दी भी होना चाहिए। डिस्पोजल थ्रू द डिजिटल जस्टिस क्या है? 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे मनाते हैं। ओके, तो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि 2025 के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके लिए और आपको करना ही करना था। तो हमने सारी चीज़ को कंक्लूड कर दिया। अपॉइंटमेंट हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, समिट्स हो, अवार्ड्स हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, जितना भी चीज़ है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर था। और अगर आप और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स, ये तो 2025 का क्लियर हो गया, बट 2026 का जो अदर मंथ्स है, जनवरी फरवरी से लेकर मई जून तक जाएगा। जून में एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक तक होना चाहिए, जहाँ तक होता है। तो करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 2025 टू 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से बनता है। करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ते रहोगे ना, तो कभी करंट अफेयर्स क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स ना एक थोड़ा डीप डाउन थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, जो कि हम लोग जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है उस करंट अफेयर्स के रिलेटेड, क्या स्टैटिक आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप और डीप डाउन पढ़ना चाहते हैं और वीकली क्लासेस लेना चाहते हैं, जो कि हमारी अपने कोर्सेज पे होती हैं, न्यायपाठ 3.0 हमारा कोर्स है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, इससे अच्छे तरीके से पॉलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपके जनरल नॉलेज की क्लासेस जो होती हैं, सारी चीज़ करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स, मॉक्स जो है हमारे 60+ मॉक्स, 400+ सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीज़ अगर आपको चाहिए तो हमारा न्यायपाठ 3.0 आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट न्यायपाठ 3.0, डू कॉन्टैक्ट अस, डू कॉन्टैक्ट मी। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8235205170। ओके, तो अगर आपको कॉम्प्रहेंसिवली ऐसे ही सारे सिलेबस को पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप जामिया एएमयू जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हो, जहाँ पे 8,000 से लेके 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं और वहाँ पे सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको कॉम्प्रहेंसिवली स्मार्ट स्टडी के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट स्टडी विदाउट आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हो ही नहीं पाएगा। वो हम लोग सारा आपका कराते हैं। अगर आप आओगे हमारा कोर्सेज लेते हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग्स। आपको ईच एंड एवरीथिंग, कहीं भी कुछ जाने की किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। एंड वी डू रिसर्च फॉर दैट। हम लोग किसी को कॉपी करके कहीं से कॉपी करके नहीं पढ़ा देते हैं। वी डू रिसर्च फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये भी पीपीटी कहीं से मैंने कॉपी करके नहीं पढ़ाया, ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने रिसर्च करके किया, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कंप्लीट योर कोर्स और टू गेट एडमिशन इन एमिनेंट यूनिवर्सिटीज लाइक जामिया, एएमयू, और गेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एमएससीटी और सीयूईटी, you should join us. And if you have a chance to get admission in any courses, so
हमारी कोर्सेज में आने के बाद आपका 100% श्योरिटी तो हो ही जाता है। थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन द अनदर सेशन, बाय।